नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ में शुरू कर रहे हैं हम आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। आज नवमी है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आपके पूरे 9 दिन बहुत अच्छे से जाएंगे। कल दशहरा है और आप सभी का ये दिन भी बहुत खास जाना चाहिए, और ख़ास बनेगा तभी जब एक प्रोडक्टिव दिन होगा और आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा करेंगे। देखते हैं पहली जानकारी। बीजिंग एक बहुमुखी रणनीति के माध्यम से व्यवस्थित रूप से ताइवान पर दबाव बढ़ा रहा है, जिसे सैन्य अधिकारी एनाकोंडा रणनीति के रूप में जानते हैं। एनाकोंडा ये जो रणनीति है ना, ये क्या होती है, मतलब इसका उद्देश्य है ताइपे को पुनर्मिलन को अपरिहार्य मानने के लिए मजबूत करना, है ना। हालांकि यूक्रेन जैसे वैश्विक संघर्षों की तुलना में ताइवान के आसपास की स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर रही है, लेकिन फिर भी शांति भ्रामक हो रही है और कहीं ना कहीं मतलब मेंटल प्रेशर नागरिकों में प्लस वहाँ की सरकार में बनाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है ना। थोड़ा सा एनाकोंडा रणनीति के बारे में अवश्य पढ़ लीजिएगा, और चाइना ताइवान स्थिति और ताइवान भारत स्थिति के बारे में भी अवश्य पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को संरक्षित करने और प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी दे दी है। लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास होगा, है ना। ऐसी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना 2 चरणों में शुरू होगी और यह देश की प्राचीन समुद्री शक्ति को उजागर करने के लिए सरकार के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो 4500 साल से अधिक पुरानी है। मतलब समझिए एक कितना शानदार एक विरासत परिसर होगा, एक म्यूज़ियम टाइप का आप कह सकते हैं, विशेष इसको विरासत परिसर बोला जा रहा है। तो कितना शानदार होगा, और जब वहाँ पे इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें रखी जाएंगी, है ना। हालांकि अभी तो मंजूरी ही मिली है, शुरुआत नहीं हुई है। अगली जानकारी की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया, जिसका लक्ष्य युवाओं को रोजगार क्षमता को बढ़ाना है ना। युवाओं की जो रोजगार क्षमता है उसको बढ़ाना है। उद्योग 4.0 के लिए उद्योग के लिए तैयारी, कार्यबल तैयार है ना। मतलब ये जो उद्योग है इसके लिए कार्यबल पूरा तैयार किया गया है। उद्योग करके एक ऐसा विशेष परियोजना या मिशन टाइप का, जिसका 4था चरण लॉन्च किया जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में 4 एकड़ के परिसर में निर्मित IIS फैक्ट्री ऑटोमेशन, AI, डेटा एनालिटिक्स और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर केंद्रित है। कितना शानदार प्रशिक्षण होगा, कितना ज़्यादा, मतलब समझिए इतनी सारी चीज़ें सीखने का मौका। ये सब 21वीं सदी के कौशल हैं, अपने आप में ही एक बड़ी बात है, और शासन का काफ़ी अच्छा ये कार्य होने जाएगा अगर सफल हो जाता है तो। आगे बढ़ते हैं। भारतीय ई-कॉमर्स परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी विकास के दौर से गुजर रहा है, जिसमें ये एक जानकारी हम आपको दोबारा दे रहे हैं। पिछली बार कमेंट्स आए थे कि नहीं समझ में आया है, तो डेलॉयट की जो नवीनतम रिपोर्ट है इसमें एक विशाल विकास प्रक्षेप वक्र की भविष्यवाणी की गई है 2030 तक। ऐसा बताया जा रहा है कि 2030 तक भारतीय ई-कॉमर्स परिदृश्य जो है $325 अरब तक पहुँच जाएगा। ऐसा अनुमान सिर्फ नहीं है, बल्कि भारत के वाणिज्य संचालन के तरीके की बुनियादी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है ना। एक $325 अरब तक पहुंच जाना वाकई में एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। यह 21% के चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर एक डिजिटल क्रांति का प्रतीक है, जो खुदरा पारिस्थितिकी तंत्र को एक नया आकार दे रही है। काफ़ी ज़रूरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, अवश्य पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने 9 अक्टूबर 2024 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में M राजेश्वर राव के लिए 1 साल के विस्तार को मंजूरी दे दी है। जी हाँ,
भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे एम राजेश्वर राव। इनको अब 1 साल के और विस्तार की मंजूरी मिली है। यह निर्णय कैबिनेट की नियुक्ति समिति की अध्यक्षता में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अक्टूबर की अधिसूचना के बाद राव का कार्यकाल शुरू में अक्टूबर 2020 से 3 साल के लिए निर्धारित किया था और यह उनके लगातार दूसरे 1 साल के विस्तार का प्रतीक है। ठीक है, मतलब दूसरी बार इनका 1 साल और विस्तार हो रहा है। ये तो एक कोई ऐसी वो वाली चीज़ नहीं है, हालांकि हाँ थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लेंगे तो काफ़ी ठीक रहेगा। 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, उनके नाम पढ़ लीजिए। आरबीआई तो एक पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है, अच्छे से इसके बारे में पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा डीप में जानना चाहिए और अवश्य आपको थोड़ा इसमें फैक्ट्स के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, इसी बात के साथ में ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी टॉपिक से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक